मेरा नाम वानी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे परिवार में मेरे माँ पापा और मेरे एक बड़े भैया हैं जिनकी शादी हो गई है। मैं 12वीं क्लास में थी। मैं शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। स्कूल कॉलेज हर जगह मेरा नाम है। मेरे आसपास के एरिया के सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने कॉलेज में तो मैं फेमस हुई ही। मेरे माँ पापा मेरी पढ़ाई को देखकर मुझे और आगे पढ़ाना चाहते हैं। वह चाहते थे कि मैं कलेक्टर बनूं। मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखी। पर हर लड़की की ज़िंदगी में एक उम्र आता है, 18 से 20 का। यह उम्र लड़कियों के लिए बहुत मायने होती है। इस उम्र में या तो लड़कियां संभल जाती हैं या फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। मेरी उम्र 20 की थी। मेरे कॉलेज का एक लड़का था जिसे मैं पसंद करने लगी थी। वह भी मुझे पसंद करता था। 2 साल तक हम लोग रिलेशनशिप में रहे। उसका नाम आनंद था। लड़का बहुत अच्छा था। पढ़ने में भी ठीक ठाक ही था। उसमें कोई बुरी आदतें भी नहीं थी। मुझे तो वह हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट लगा। मैं उससे शादी भी करना चाहती थी। मैं यह बात अपने घर पर बताई। मेरे माँ पापा और भैया बहुत गुस्सा हुए। मेरे माँ पापा ने मुझे इतना तक समझाया कि बेटी, तूने ये जो रास्ता चुना है उसमें सिर्फ तुझे कांटे ही मिलेंगे। पर मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। मैं सबके विरोध में खड़ी हो गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और थप्पड़ से भी, पर मैं उनकी नहीं सुनी। मैंने अपने मन की। मैं अपने माँ पापा के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। यह शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर मुझे क्या पता था कि मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी हूँ वह रास्ता नर्क की तरफ जाता है। मैं अनजान बेफिक्र आनंद का हाथ पकड़कर उस रास्ते की तरफ चल दी। आनंद के परिवार में उनके माता पिता और उनकी 2 बहनें थीं। एक बहन की शादी हो चुकी थी पर एक बहन अभी कुंवारी है। मैं बहुत खुशी खुशी उस घर के दहलीज पर कदम रखी थी। शादी की पहली रात मैं दुल्हन बनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत खुश थी। जो मैंने चाहा वह मुझे मिल चुका था, पर मेरे साथ जो होने वाला था वह मुझे पता नहीं था। शायद इसलिए मैं इतनी खुश थी और यह खुशी मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी थी। रात बीतती जा रही थी और मैं इंतजार में बैठी थी। करीब रात के 11 बज रहे होंगे जब आनंद कमरे के अंदर दाखिल हुए। पर आनंद नशे की हालत में थे। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई यह मंजर देखकर। मैं 2 साल से आनंद के साथ रह रही थी, पर आज तक मैंने कभी भी आनंद को नशे में नहीं देखा था। फिर आज यह क्या था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा शायद शादी का माहौल है, दोस्तों ने पिला दिया होगा। मैं आनंद के पास गई और आनंद को पकड़कर बेड पर बैठाई। मैंने उनके जूते उतारे और उन्हें पानी पीने के लिए दिया। वह पानी पीकर बिस्तर पर लेट गए। मैं आनंद के बगल में बैठ गई और बहुत प्यार से आनंद से बोली, आनंद, यह सब क्या है? आपने शराब पी है? पर क्यों? इतना सुनते ही आनंद उठकर बैठ गए और मुझे मारने लगे। वह पहली बार मुझ पर हाथ उठाए थे। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरे बदन पर निशान बन गए थे। मैं कोने में बैठकर रोई और मैं यह सोच रही थी कि आखिर मुझे मारा क्यों गया? मैंने किया क्या? क्या आनंद का असली चेहरा यह है? क्या 2 सालों में मैं कभी भी आनंद को पहचानी नहीं? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। उनमें से यह भी सवाल था, क्या मैंने अपने माता पिता को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या मैं खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन था और मेरे साथ यह सलूक किया गया। मैं कोने में बैठकर सुसुक सुसुक कर रो रही थी और मेरे पति आनंद चैन की नींद ले रहे थे। आज मेरे सारे अरमान टूट गए थे। आज मुझे समझ में आ गया था कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है।
मैं पूरी रात सोई नहीं, मेरी आंखें सूज गई थी। सुबह होते ही मैं नहाकर तैयार हो गई और जैसे ही आनंद उठे मैं उनके पास भाग कर गई। आनंद अब नशे में बिल्कुल भी नहीं थे, उनका सारा नशा उतर चुका था, पर फिर भी वो मुझे देखकर कुछ भी नहीं बोले। मैं आनंद से बोली, आनंद, ये सब क्या था? कल आपने शराब क्यों पी थी? मैंने तो आपको इससे पहले कभी भी शराब पीते हुए नहीं देखा था, और फिर जब मैं आपको समझाने गई तो आपने मुझे इतना क्यों मारा? मैं बहुत ही हैरानी से आनंद से सवालें कर रही थी, पर आनंद मेरे सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। मैं आनंद को झकझोर कर बोली, आनंद, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आनंद गुस्से में आकर मेरे कंधे को अपने हाथों से कसकर पकड़ा और मुझे बेड पर बैठाकर बोले, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग 2 साल से एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर वह सब क्या था? और फिर यह शादी? जब आप मुझसे प्यार नहीं करते फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आनंद ने जो कहा वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। आनंद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जरूर रह रहा था और तुमसे शादी भी इसलिए की ताकि मैं शर्त जीत सकूं। कॉलेज में तुम सबसे फेमस लड़की थी। मेरे दोस्तों ने मुझसे वेट लगाई कि मैं अगर तुम्हें पटाकर तुमसे शादी कर लूं। बस अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मैंने तुमसे प्यार करने का नाटक किया और तुमसे शादी कर ली। मैं अपने दोस्त को दिखाना चाहता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं आनंद के तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मैं आनंद से बोली, आनंद, क्या आपके लिए एक लड़की की जिंदगी की यही कीमत है? आपको पता है आपने क्या किया है? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वो भी किस लिए? एक छोटी सी शर्त जीतने के लिए। आप अपने आप को मर्द कहते हैं, पर मैं बताती हूँ, मेरी नज़र में आप जैसे लोग मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होते। जो मर्द एक स्त्री की जिंदगी से खेलता है वह मर्द होता ही नहीं। मेरे सर पर गुस्सा चढ़ा हुआ था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो मुंह में आ रहा था मैं बस बोलती जा रही थी। मैंने बहुत अनाप शनाप बोला। आनंद पहले तो सब कुछ चुपचाप मेरी बातें सुनते गए और फिर उन्होंने मेरे मुंह को कसकर दबाकर बोले, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? इतना कहकर उन्होंने मुझे कसकर बेड पर धक्का दे दिया और खुद कमरे से बाहर चले गए। मैं अपने माथा पकड़कर बैठ गई। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहा था, पर अब कर ही क्या सकती थी। मैं अपने घर, अपना माँ पापा, अपना भाई सब कुछ पीछे छोड़कर आ गई थी। अब मैं चाहकर भी उन सब के पास नहीं जा सकती थी, चाहे रोकर या हंसकर। अब मुझे यहीं पर जीना था। मैंने अपना आंसू पोंछा और कमरे से बाहर आई। खुद को मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे मेरे साथ कुछ भी ना हुआ हो, पर मैं अपना गम छुपा नहीं पा रही थी। मेरे दिल का जो दर्द था वह कभी ना कभी मेरे आंखों से बाहर निकलने लग जाता। मैंने सोचा, पति ऐसा है तो कोई नहीं, मैं घर वालों को अपना सहारा बना लूँगी। पर मेरी यह सोच भी गलत निकली। जैसा मेरा पति वैसा ही उनके घर वाले। मेरी सास और ननद मेरे ऊपर अत्याचार करने लगे। वह लोग भी मुझे मारती पीटती और घर का सारा काम करवाती। मैं अब बहुत बुरी तरह अपने ससुराल में फंस चुकी थी। मैं कितनी भी कोशिश करती अपने ससुराल वालों और अपने पति को खुश करने की, पर मेरी कोशिश हमेशा नाकाम होती। मेरा पति कोई काम धंधा नहीं करता था। मेरे ससुर की एक छोटी सी दुकान थी जिससे घर का गुजर बसर हो रहा था, पर उस दुकान से इतनी इनकम नहीं थी कि हम लोग एक बेहतर लाइफ जी सके। इन्हीं सब के बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई।
अभी मेरी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी। मेरी प्रेगनेंसी में भी किसी को भी हम पर दया नहीं आई। घर का सारा काम, मारपीट, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। मेरा पति तो मर्द था, वह तो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता था, पर मेरी सास और ननद, वह तो एक औरत थी, वह तो मेरी तकलीफ समझ सकती थी, पर नहीं, उन्होंने भी मेरा तकलीफ नहीं समझा। हमारे समाज में एक कहावत है कि एक औरत ही दुश्मन होती है। आज मुझे वह कहावत समझ में आ गई थी। खैर, हर चीज़ झेल रही थी और उस घर में रह रही थी। इसी दौरान मैंने बच्चे को पढ़ाने का निर्णय लिया। मैं शादी से पहले भी बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, इसलिए मुझे अच्छे से सारी नॉलेज थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाता है। हमारे आसपास के एरिया के बच्चे हमारे पास ट्यूशन के लिए आते। मैं सबसे पहले घर का पूरा काम करती और फिर बच्चों को ट्यूशन देती। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। कुछ टाइम बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया, पर मेरे ससुराल में किसी को भी मेरी बेटी की भी कद्र नहीं थी। कोई भी उसे गोद में लेकर पकड़ना नहीं चाहता था। खिलाना तो बहुत दूर की बात थी, यहाँ तक कि उसका बाप भी उसे प्यार से 2 पल देखा नहीं। मेरे ट्यूशन से जो पैसे भी आते, वह सारे पैसे मेरा पति मुझसे छीन लेता, पर मैं छुपाकर कुछ पैसे सेविंग कर रखती। देखते देखते 3 साल गुजर गया, पर यह 3 साल मैं जानती हूँ कैसे गुजरा है। मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी थी। मेरा दम घुटने लगा था। अब उस घर में यह लोग मेरी बेटी के सामने भी मुझ पर हाथ उठाते, मुझे बहुत कुछ बोलते। जी करता कि मैं सुसाइड कर लूं, पर अगर मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी तो मेरी बच्ची का क्या होगा। मेरे दिमाग से सुसाइड का ख्याल तो निकल गया, पर इस घर में इस तरह जीना मेरे बस की अब बात नहीं थी। मैं अपनी बेटी को उस माहौल में नहीं रखना चाहती थी। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला लिया कि मैं यह घर छोड़ दूंगी, अपना पति छोड़ दूंगी। मैं मौका देखकर घर से भाग गई और अपने मायके आ गई। मेरी इतनी गलती के बावजूद भी मेरे माँ पापा ने मुझे सीने से लगाया। मैं माँ के गोद में अपनी बच्ची दे दी और माँ के पैर पर अपना सर रखकर बहुत रोई, और मैं उन्हें सारी बात बताई कि इन 3 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, मुझे संभाला। अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि मेरा पति आनंद मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मायके तक पहुंच गया। उसने मेरे माँ पापा से बहुत विनती की, उन्हें बहुत मनाया कि अब से वो मेरे साथ ये सब कुछ भी नहीं करेगा, वो मुझे प्यार से रखेगा। उसने तो एक एग्रीमेंट भी साइन करके दे दिया। उस एग्रीमेंट का भरोसा कर मैं फिर से उसके साथ आने के लिए तैयार हो गई। मैं उसके साथ नहीं आती, पर एक तलाकशुदा औरत की जिंदगी कैसी होती है यह मैं अच्छे से समझ सकती थी। मेरे साथ तो मेरी एक छोटी सी बच्ची भी थी। मुझे कोई भी नहीं अपनाता। अगर मुझे अपनाता भी तो मेरी बेटी को शायद से नहीं अपनाता। मैं फिर से एक दिल में उम्मीद लेकर अपने ससुराल पहुंची। कुछ दिन तो मेरा पति ठीक रहा, पर फिर से उसने मारपीट चालू कर दिया और फिर से बच्चों को इकट्ठा कर लिया कि मैं उन लोगों को ट्यूशन पढ़ाऊं। मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, पर हमारा घर बहुत छोटा था, जिसमें 2 कमरा था, जो बहुत छोटा छोटा था। हमारा वह अपना मकान था। हमारा मकान का ऊपर का पोर्शन बिल्कुल खाली था। मैंने सोचा मैं वहाँ पर रूम बनाकर बच्चों को ट्यूशन दिया करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे। करीब 1 साल तक मैंने अपने पैसे इकट्ठा किया और फिर मैं अपना मकान का ऊपर वाला पोर्शन बना लिया। ऊपर का फ्लोर बनते ही मेरे सास ससुर और मेरे पति दोनों ही लालच में आ गए। मैंने वह ऊपर का पोर्शन अपना गहना बेचकर बनाया था, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और ना ही मेरे ससुराल वालों के पास। मेरी सास ने मुझे घर से निकल जाने तक को कह दिया, पर इस बार मैं बिल्कुल डटी रही। मैंने कहा
मैं इस घर से तभी जाऊंगी जब आप लोग मुझे सारे पैसे वापस कर देंगे जो मैंने इस कमरे में लगाया है, या फिर मुझे ऊपर का पूरा पोषण। पर वह लोग कुछ भी देने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने ऊपर का पोषण बनाते समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि यह ज़मीन किसके नाम पर है। यह ज़मीन मेरी सास के नाम पर था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ती रही, पर मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी सास ने ऊपर के पोषण पर ताला लगा दिया। एक बार तो मैंने ताला तोड़ भी दिया था, पर उस दिन उन लोगों ने मुझे तो मारा ही था, पर साथ ही साथ मेरी बेटी को भी मारा था। मैं अपनी बेटी के खातिर चुप रही। यह बात जब मेरे मायके वालों को पता चली तो उन लोगों ने मेरे पति के ऊपर केस कर दिया, मेरे पति के एग्रीमेंट के अनुसार। और फिर मेरे माँ पापा मुझे मेरे ससुराल से निकालकर अपने साथ घर लेकर आए। मैंने अपने मायके में ही अपनी छोटी बेटी को जन्म दिया। मैं अपने मायके में ही रहकर अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी और एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और घर पर ट्यूशन भी देती। स्कूल की एक टीचर थी जो मेरी अच्छी खासी दोस्त बन गई थी। एक दिन वह मेरे पास आई और मुझसे बोली, बानी, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है? दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे आंखों में आंसू भर गया। मैंने उससे कहा, कैसे कर लूँ मैं दूसरी शादी? एक शादी से तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई, दूसरी शादी तो मुझे कोई आशा ही नहीं है। यहाँ तक कि मुझे शादी से उम्मीद ही उठ चुकी है। और कौन करेगा मुझसे शादी? क्या वो मेरी दोनों बेटियों को अपनाएगा? क्या वो मुझ में दिलचस्पी दिखाएगा, ना कि मेरी बेटियों में? मैंने सोच लिया है, मैं अपना जीवन अपनी बेटियों के लिए निछावर कर दूंगी। जिस इंसान से मैंने प्यार किया, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई, जब उस इंसान को मेरी कद्र नहीं, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद लगाऊं? आज तुमने दूसरी शादी की बात कर दी। आइंदा से मेरे सामने मत कहना। मैं अपनी पहली शादी से बहुत टूट चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पैर पर खड़ी थी, अपनी और अपनी बेटियों का अच्छे से गुजर कर रही थी। मैंने जो जुल्म झेला है, उस जुल्म से तो बेहतर जिंदगी जी रही थी। कुछ समय बाद आनंद की बेल हो गई और वह जेल से बाहर आ गया, पर केस अभी भी चल रहा था। ऐसे ही समय गुजरता रहा। मेरी बड़ी बेटी 12 साल की और छोटी बेटी 8 साल की थी, जब एक दिन रात को मेरे पास फोन आया कि आनंद का देहांत हो गया है। यह खबर मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया था। भले ही मेरे पति ने मेरे साथ जो भी किया हो, पर मेरे दिल में तो अभी भी उसके लिए प्यार था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। अगर आज वह मेरी बात मान गया होता, अपनी बुरी आदतें छोड़ दिया होता, मुझे अपना लिया होता, तो हमारा परिवार कितना खुश होता। खैर, उसने जो किया था उसे उसके किए की सजा मिल गई थी, पर मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी। मेरी बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटी बिस्तर पर बहुत आराम से सो रही थी। उन्हें ऐसे सोता हुआ देखकर मुझे बहुत रोना आया। मैं बहुत गौर से उन्हें देख रही थी और सोच रही थी, यह बेटियां कितनी बेफिक्र सो रही हैं। इन्हें तो यह पता ही नहीं कि इनका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी माँ ने मुझे बहुत संभाला। मैं एक बार आनंद को देखना चाहती थी, मेरी माँ ने मुझे नहीं जाने दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। जब यह बात मेरी बड़ी बेटी को पता चली तो वह मेरे पास आई और मेरे आंखों से आंसू पोंछती हुई बोली, माँ, आप रो क्यों रही हो? हम हैं ना आपके साथ, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्लीज आप रो मत। आप उस इंसान के लिए रो रही हो जिसको कभी भी आपकी कद्र नहीं हुई। माँ, वह इंसान तो आपके इस आंसू के काबिल भी नहीं है। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत समझाया और कहा, अपनी बेटियों के लिए
तुझे खुद को संभालना होगा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, क्या यही जिंदगी है? मुझे भगवान से बहुत नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में खुशियों से ज्यादा दुख लिखा हुआ है। अब मैं भगवान से बस यही विनती करती हूँ कि वह मेरी बेटियों की जिंदगी में दुख ना लिखे, उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरकर रखे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।